जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूट्यूब चैनल बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो भी बताने वाला हूँ। देखें, आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। सर जी, ये क्वेश्चन पेपर कैसा है? ये ओएमआर शीट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ये आपका। अच्छा, किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में माइनर का एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेजर और माइनर दोनों के लिए है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम होने वाला ऑब्जेक्टिव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। माँ सुगुम्बारी यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू। और लगभग शायद जहाँ तक मुझे उम्मीद है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं साथियों जहां पर आपके माइनर के एग्ज़ाम भी होते हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ये मेजर और माइनर दोनों बच्चों के लिए है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, समझ में आगे बताइए। बिल्कुल, देखिए ये 2024-25 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है, तो ध्यान रखेंगे 2024 एग्ज़ाम, 2025 एग्ज़ाम, 2026 एग्ज़ाम, 2027 एग्ज़ाम के लिए भी मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं साथियों। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी के, बिना बकवास के। चले, पहला प्रश्न आपका इसमें है DIET का विस्तृत रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ DIET इज, इसका फुल फॉर्म होता है साथियों डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें, आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे जो भी बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट है वो ज़रूर इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा। जिनका भी माइनर का पेपर है और जिनका मेजर का पेपर है वो भी इसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे साथियों। ठीक है, व्हाट्सएप पर कम से कम इसे शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब इस क्लास को आगे बाकी बच्चों के पास भी भेजे और आप लोग भी आगे इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे ताकि और भी बच्चे शानदार तरीके से अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न है साथियों आपका NCERT वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी जो NCERT है साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी। अच्छा, हम साथ में ये भी देखते चलेंगे कि 2024 और 2025 एग्ज़ाम में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एकदम एग्जैक्टली आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये प्रश्न एकदम शानदार तरीके से ध्यान रखिएगा, रट डालिएगा। NCERT ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, तो NCERT की स्थापना होती है साथियों सन 1961 में, 1961 में NCERT की स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में बताएं अगर तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, चलिए अभी इसका आगे मैं पूरा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका NCERT का, तो उसमें अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया? भावात्मक एकता समिति, ध्यान देंगे। ठीक है, भावात्मक इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है सन 1961, 1961 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है भैया? मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले थोड़ा जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि हो सकता है आप लोगों का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि कल एग्ज़ाम है, आज कितने बच्चे देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, सभी के लिए अच्छा है। जब भी आप देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखें, राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक नहीं है? देखें, सांप्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार, ये सांप्रदायिक, ये राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हैं। लेकिन एजुकेशन जो है हमारा, शिक्षा जो है, ये राष्ट्रीय एकता को बांधे रखता है, बाधक नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है? यदि शिक्षा को भारत की राष्ट्रीय एकता में योगदान देना हो तब, ध्यान रखेंगे, यदि शिक्षा को भारत की राष्ट्रीय एकता में योगदान देना होगा
तो इसको सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य होना होगा। हालांकि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा टैक्स शिक्षा पर ही लगाया गया है पूरे देश में, मतलब जितने भी देश हैं सबसे ज़्यादा शिक्षा पर टैक्स हमारे देश भारत में है। ठीक है, तो टैक्स को कम कर देना चाहिए या तो इसको पूर्ण रूप से ख़त्म करना पड़ेगा। बाकी देशों में आप जाएंगे तो आपको एजुकेशन फ्री में मिलता है, एक भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलें। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय जीवन के सभी पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। देश के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना होगा। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7वां आपका क्या पूछा है, वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य है। तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ठीक है, यानी कोई भी विदेशी अगर हमारे देश में आ रहा है तो वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ क्या है, वो हमारा मेहमान है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 2024 एग्जाम में भी आ सकता है, 2025 एग्जाम में भी आएगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा की संरचना है तो 5+3+3+4, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है तो कितना आयु वर्ग है, 3 से 8 वर्ष तक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। देखें 10वां प्रश्न आपका, यूनियन कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब पारित किया। तो इसे पारित किया 29 जुलाई सन 2020 को। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो आप सभी लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगे थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, शिक्षा के किस काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। शिक्षा के किस काल में गुरुकुल प्रणाली, तो आप सभी लोग जानते हैं वैदिक काल में। ठीक है, या फिर वैदिक शिक्षा में। ठीक है, वैदिक शिक्षा किस काल में, यहाँ तो काल लिखना चाहिए था, वैदिक काल में। ठीक है, हालांकि टाइपिंग में उन्होंने गलती की है तो कोई बात नहीं। शिक्षा के किस काल में, तो वैदिक शिक्षा काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, यानी वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली कब प्रचलित थी, वैदिक काल में। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर वाले भी क्वेश्चन को गलत तरीके से टाइप कर देते हैं, अपना ही क्वेश्चन पूछेंगे अपना ही गलत कर देंगे। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, 100% देखने को मिलेगा। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह जॉन डीवी ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप सभी लोग। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो अभी मैं आगे इसको बताऊंगा। चले, सामाजिकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, यह किसने कहा। तो ये स्टेटमेंट है, तो जॉन डीवी का स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया साथियों, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा। तो इसको कहने वाले एडम्स हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। मैंने देखे कई मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, पहला लिंक प्लेलिस्ट का मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव, चाहे आपका एग्ज़ाम हो चाहे आपका लिखित एग्ज़ाम हो, मैंने सारे आपके मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। तो इस क्वेश्चन को पूरा 100 क्वेश्चन है, लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी आपके एग्ज़ाम में, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको देखने के बाद बाकी आप लोगों के पास टाइम रहेगा तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 16 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा थी, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी वो रिलीजन बेस्ड थी। ठीक है, यानी धर्म प्रधान थी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 है, प्राचीन कालीन शिक्षा का संबंध था महाभारत से, वेदों से, कुरान से या फिर रामायण से। बताइए, प्राचीन काल में जो शिक्षा का संबंध था वो वेदों से था और गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 18 क्या है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। एजुकेशन शब्द की एजुकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है ये ये ग्रीक शब्द, ठीक है, ग्रीक आपका शब्द है और भाषा आपकी लैटिन है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के लैटिन भाषा से हुई है, यह बात ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट अरस्तु महोदय का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया? शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध होता है, किससे होता है? तो स्कूल से होता है, यानी विद्यालय से होता है। ठीक है, शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है? किसने यह कहा, यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण प्राकट्य से है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य नहीं है? तो व्यक्ति की प्रवीणता के लिए जो शिक्षा होती है, ये शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? समाज सेवा के लिए शिक्षा होनी चाहिए, नागरिकता के लिए, ठीक है, शिक्षा होनी चाहिए, सामाजिक कुशलता के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, फैमिली शब्द का उद्गम फैमुलस शब्द से हुआ है। फैमुलस किस भाषा का शब्द है? तो जो फैमुलस है साथियों, यह लैटिन भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 24 क्या पूछा गया है? सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण दायित्व है, किसका दायित्व है? व्यक्ति का दायित्व है, इंडिविजुअल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 क्या है? एक निश्चित योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा है। एक निश्चित योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा जो होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होता है, औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? विद्यालय मुख्य रूप से साधन है। तो जो विद्यालय है यह मुख्य रूप से फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा का। ए ऑप्शन आपका राइट है। विद्यालय मुख्य रूप से साधन है किसका? औपचारिक शिक्षा का। चलिए, प्रश्न नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? तो ध्यान रखेंगे साथियों, ऐसे प्रश्न में आपको 3 सही रहेंगे आपका और 1 गलत रहेगा, यानी 3 ऑप्शन सही रहेंगे, 1 ऑप्शन गलत रहेगा निगेटिव प्रश्न में। तो औपचारिक शिक्षा के साधन 3 हैं, इसमें से कौन कौन से हैं? तो वो कौन कौन से हैं बताने का प्रयास करिए आप सभी लोग। देखें, इसमें से आपका विद्यालय है, पुस्तकालय है और संग्रहालय है। ठीक है, ये सभी औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। लेकिन जो परिवार है, जो आपकी फैमिली है, यह अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विद्यालय, पुस्तकालय और संग्रहालय औपचारिक शिक्षा है। चलिए, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? तो अनौपचारिक शिक्षा के साधन कौन कौन से होते हैं? देखिए, राज्य, समुदाय और परिवार। परिवार अभी मैंने बताया ना क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो परिवार हो गया, समुदाय हो गया, जो आपका राज्य है, वो सब क्या है? अनौपचारिक साधन है। ठीक है, और कौन इसमें अनौपचारिक साधन नहीं है? तो विद्यालय क्या है? विद्यालय एक औपचारिक साधन है, अनौपचारिक नहीं है। ठीक है, औपचारिक साधन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलें, डी ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है? आत्माभिव्यक्ति एवं आत्मानुभूति शिक्षा के 2 रूप हैं। ये शिक्षा के कैसे 2 रूप हैं? तो ये शिक्षा के इंडिविजुअल एम्स यानी व्यक्तित्व उद्देश्य के 2 रूप हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, परिवार द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जाती है। परिवार द्वारा बच्चे को शिक्षा इनफॉर्मली दी जाती है, यानी अनौपचारिक रूप से दी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग रहा है। परिवार द्वारा बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है बिल्कुल अनौपचारिक रूप से दी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सी बी ऑप्शन लग रहा है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है 30 नंबर प्रश्न को लेकर, तो आप लोग भी कमेंट करिएगा कि 30 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हालांकि ज़्यादा तक मुझे 100% लग रहा है आपका कि जो परिवार द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जाती है ये अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चले, क्योंकि
जो औपचारिक शिक्षा होती है यह विद्यालयों में ही मिलता है बाबू, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, विद्यालय में माता पिता जा कर के नहीं पढ़ाते हैं, गुरुजन पढ़ाते हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा ही है 100%, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 31 है, फ्रोबेल का पाठ्यक्रम है। तो फ्रोबेल महोदय का जो पाठ्यक्रम है 100% गारंटी है मेरी, फ्रोबेल महोदय से आपका प्रश्न आएगा। जो इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दी थी ना, और उसी से रिलेटेड आपका इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। ये 100% गारंटी है मेरी, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो फ्रोबेल का जो पाठ्यक्रम है बालक प्रधान है, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रेटेड है, ठीक है, सेंट्रेटेड है। सी ऑप्शन आपका राइट है, बालक प्रधान है फ्रोबेल का पाठ्यक्रम। चले, पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है साथियों, यह आपका बाल्यावस्था में दी जाती है, चाइल्डहुड में दी जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है आपका, डाल्टन योजना किसने प्रस्तुत की। डाल्टन योजना को हेलन पारखस्ट ने आपका प्रस्तुत किए थे। बी ऑप्शन इसमें राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, फ्रोबेल को का जन्मदाता माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, फ्रोबेल को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन का जनक माना जाता है, फ्रोबेल महोदय को। ध्यान रखेंगे, पूर्व माध्यमिक शिक्षा को ही अंग्रेजी में यानी दूसरे रूप में इसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को दूसरे रूप में कहा जाता है किंडरगार्टन पद्धति, ठीक है। पूछा जाता है किंडरगार्टन पद्धति का मतलब क्या है, बच्चों का बगीचा होता है इसका मतलब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रोबेल को पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक कहे जाते हैं फ्रोबेल महोदय। प्रश्न नंबर 35 है, माताएं आदर्श शिक्षिकाएं हैं, यह कथन है। ये स्टेटमेंट फ्रोबेल महोदय का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, मॉन्टेसरी प्रणाली में विद्यालय को कहा जाता है। मॉन्टेसरी प्रणाली में विद्यालय को शिशु मंदिर कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 37 पूछा गया है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, फ्रोबेल महोदय कौन है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। और ध्यान रखेंगे, किंडरगार्टन आपका 100% गारंटी है, एग्जाम में प्रश्न आएगा। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। अभी मैंने शुरू में आपको बताया ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, जो मैं मॉडल पेपर पढ़ाता हूँ ना, अगर आप मॉडल पेपर देख लिए तो एकदम आप बहुत ही शानदार तरीके से सीख जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। मैं एक प्रश्न में कम से कम आपको 7-7, 8-8 प्रश्न बता देता हूँ, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपके मैं नोट्स भी लेकर के आता हूँ, साथ में आपको नोट्स भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं कंटिन्यू उनको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जा कर के ज़रूर पढ़ें मॉडल पेपर को। पूर्व माध्यमिक शिक्षा हेतु उत्तम शिक्षण विधि है। तो उत्तम शिक्षण विधि है खेल विधि यानी प्ले मेथड। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है साथियों, किंडरगार्टन प्रणाली है। किंडरगार्टन प्रणाली जो है ये बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंट्रेटेड है। सी ऑप्शन आपका राइट है। लग रहा है ये दोबारा आ गया प्रश्न। चलिए, 41 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है। प्राथमिक विद्यालय से, प्राइमरी स्कूल से। बचपन में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, वो कभी न कभी अपने गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने ज़रूर गए होंगे, प्राथमिक विद्यालय में। मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत से बच्चे हैं जो गांव के, तो अधिकतर लोग प्राइमरी में ही छोटे होते थे तो पढ़ने जाते होंगे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसने किसने ज़रूर पढ़ा होगा प्राइमरी स्कूल में। वो जो यादें हैं वो अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं। चलें, मुदलियार शिक्षा आयोग ने किस स्तर की शिक्षा संबंधी सुझाव दिए। तो ये किस तरह के सुझाव दिए थे, ये सेकेंडरी लेवल की और हायर लेवल की सुझाव दिए थे। जो मुदलियार शिक्षा आयोग है इसने सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल जो शिक्षा का स्तर है इसके सुझाव दिए थे, लेकिन आपके जो ऑप्शन है उसमें केवल सेकेंडरी लेवल ही दिया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोनों याद रखिएगा, सेकेंडरी और हाई लेवल दोनों लेवल की शिक्षा को मुदलियार शिक्षा आयोग ने
ये आपका पद्धति बताई थी कि इसे लाना है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 44 है आपका, माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो व्यावसायिक कुशलता का विकास हो, नेतृत्व का विकास हो, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास हो। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का वर्ष है। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में, 1953। डेट याद रखेंगे, 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 46 क्या है, चलिए इसे थोड़ा छोटा करके देखते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय किस स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाए गए, तो यह माध्यमिक, ठीक है, सेकेंडरी लेवल की। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब थोड़ा इसे बड़ा करके देखते हैं। चलें, प्रश्न नंबर 47 है साथियों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार होता है ये मौलिक अधिकार होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है, अच्छा वही फिर आ गया, एक क्वेश्चन दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। मौलिक अधिकार है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्रश्न नंबर 48 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलें, इंग्लिश भी पढ़ते चलेंगे क्योंकि इंग्लिश भी ज़रूरी होता है, ये कहीं ना कहीं काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये एक आपका राज्य विश्वविद्यालय है, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी है। लगभग उत्तर प्रदेश में 9 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। एक बार आप लोग गूगल करके भी देख लीजिएगा, पूछेगा तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। चले, बी ऑप्शन राइट है 49 का। 50 नंबर प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन का संबंध है, ये कैसा संबंध है, तो प्राइमरी एजुकेशन का संबंध है, प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 है, 51 नंबर पूछा गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT मुख्यतः निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये स्कूल एजुकेशन से, ठीक है। यहाँ तो आपका लिखा ही नहीं है, स्कूल एजुकेशन से, यानी ध्यान रखेंगे स्कूली शिक्षा से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए NCERT का फुल फॉर्म लिखा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपका NCERT का फुल फॉर्म है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 52 क्या है, 52 नंबर, भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। तो प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय है, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड विश्वविद्यालय भी है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये सभी प्रशासन की दृष्टि से सभी विश्वविद्यालय पाए जाते हैं हमारे प्यारे देश भारत में, ठीक है। चले साथियों, क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बार बार कहूँगा। और इस चैनल को, इसे क्वेश्चन पेपर को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब अगर नहीं करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि कहने से सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 53 क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा से यानी हायर एजुकेशन से, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, सब्सक्राइब वही लोग करते हैं जिसे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे इस चैनल से काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ते हैं, क्योंकि 3 साल उनको पढ़ना होता है। तो बाकी जो जिनको जुड़ना होगा तो अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चले, बाकी आप लोग भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चले, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS को कब शुरू किया गया, NSS को कब शुरू किया गया, यानी नेशनल सर्विस स्कीम को कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1969 में आपको नेशनल स्टेट स्कीम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना को शुरू किया गया था। इसका डेट याद रखिएगा, डेट आपके एग्जाम में पूछा जाता है 24 सितंबर, ठीक है। 24 सितंबर 1969 को राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम लागू की गई थी, यानी शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 55 है भैया, ध्यान से देखेंगे,
उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या है, यानी जो हायर एजुकेशन है इसकी समस्या क्या होती है, तो इसमें समस्या आती है कि छात्र का जो अनुशासन है, छात्र अनुशासनहीन हो जाते हैं। ठीक है, शिक्षा का निम्न स्तर हो जाता है, निर्देशन का अभाव होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सभी लोग जवान रहेंगे तो बाकी लोगों का बात ही नहीं मानेंगे। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, हायर एजुकेशन है तो। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1982 1982 में। ठीक है, 1982 में भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। 56 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। ध्यान रखेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, बाकी एसएससी की, एसएससी सीजीएल की। ठीक है, चलें। उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य होता है शिक्षण, शोध और समाज सेवा, सोशल सर्विस, रिसर्च और टेक्निक, ये सभी। ठीक है, सॉरी टीचिंग है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई कब हुई थी भैया, तो 1948 में, 1948 में। ठीक है, कब हुई थी, 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया, भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत कौन से हैं, तो इसके मूल सिद्धांत है समानता, न्याय और स्वतंत्रता। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत है भारत की धरोहर, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श तथा मूल्य, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 है, 61 नंबर क्या पूछा गया है, मूलभूत राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, 62 नंबर, कौन सा राष्ट्रीय मूल्य नहीं है। देखिए कौन सा राष्ट्रीय मूल्य नहीं है, देखें वाणी स्वतंत्रता, यानी हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की स्वतंत्रता है, और क्या हमारी स्वतंत्रता है, तो भातृभाव। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी राष्ट्रीय मूल के ये भी हमारा राष्ट्रीय मूल है, लेकिन सांप्रदायिक विश्वास ये हमारा क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय मूल नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान आप सभी लोग जानते हैं 1950 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 64 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 65 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष स्थान दिया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जो स्थान दिया गया था 1976 में दिया गया था, 1976 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 क्या पूछा गया है, संविधान की किस धारा में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के धारा 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 67 क्या है, 67 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो साथियों जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें, ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, शिक्षा को मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 68 पूछा गया है, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1950 में, 1985। आप लोग डेट याद रखिएगा, 26 सितंबर। ठीक है, 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 69 है, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था भैया, तो बना था 1946 में, 1946 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 4 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर 1946 को भारत यूनेस्को का सदस्य बना। प्रश्न नंबर आपका क्या है, 70 नंबर प्रश्न है, NUEPA है, क्या है ये बताइए, क्या है भैया। यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, क्या है, एक
मानित विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 71 है, DIETS की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई। तो यह प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, DIETS की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 72 है, NCERT का मुख्यालय कहाँ है। NCERT का मुख्यालय कहाँ भैया बताइए। दिल्ली में, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय साथियों पेरिस फ्रांस में है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर 74 आपका क्या पूछा गया है। 74 नंबर प्रश्न है, NCTE संबंधित है। अच्छा, थोड़ा गाड़ी वगैरह चलता है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, NCTE संबंधित है। देखिए, अगर आप लोग डिस्टर्ब होंगे तो आप मुझे सॉरी बोलना ज़रूरी है। ठीक है, चलें, NCTE संबंधित है। किससे संबंधित है यह। तो यह शिक्षा से विद्यालय शिक्षा से और पाठ्यक्रम दृष्टिकोण से। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 75 क्या है, IQAC का पूरा नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म है इसका इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका इसमें अगला पूछा गया है। देखिए, इसके बाद 76 नंबर टोटल आपके, ध्यान रखेंगे, टोटल आपके मैं 100 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, चले, तो 75 के बाद क्या है आपका, 75 के बाद आपका आएगा 76। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न आपका क्या है। देखें, प्राचीन कालीन शिक्षा थी। तो जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी साथियों, यह आपका धर्म प्रधान शिक्षा थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी मैंने ऊपर इसको पढ़ाया है। अगला है, प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 आपका, प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। क्या था बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, धर्म का पालन करना, आध्यात्मिक विकास करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ये सभी प्राचीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। अच्छा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, 78 नंबर प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में व्यक्ति के व्यवसायों का आधार था। प्राचीन काल में व्यक्ति के व्यवसायों का आधार क्या था, वर्ण व्यवस्था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। देखिए, प्रश्न नंबर 79 क्या है आपका, प्राचीन शिक्षा की विशेषता थी। प्राचीन शिक्षा की विशेषता थी कि आध्यात्मिक शिक्षा मिलता था, सादा जीवन, उच्च विचार होते थे, पूर्ण आवासीय शिक्षा होती थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। देखें, प्रश्न नंबर 80 है साथियों, इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर आपका 80 क्या पूछा गया है। देखें, प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी। तो प्राचीन शिक्षा की प्रमुख जो शिक्षण विधि थी वह प्रवचन विधि, यानी ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ये सभी होते थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 81 क्या है। देखें, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। संस्कृत भाषा थी। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 81 का। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 82 है आपका, प्राचीन कालीन शिक्षा संबंध था। प्राचीन कालीन शिक्षा का संबंध था, किससे था। अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या, वेदों से। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, कहीं ना कहीं जो आपके मॉडल पेपर मैं देता हूँ, आपके मॉडल पेपर से ही सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 क्या है आपका, प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो इसका प्रमुख संस्कार क्या था, उपनयन संस्कार। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, प्रश्न नंबर आपका 84 क्या पूछा गया है, उपनयन संस्कार का अर्थ है। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अब प्रश्न नंबर 85 देखेंगे। प्रश्न नंबर 85 आपका है, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। उपनयन संस्कार की आयु 8 से 12 वर्ष के मध्य निर्धारित थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 86 देखेंगे क्या पूछा गया है। 86, ठीक है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे। ठीक है, जो वेदों का मंत्र होता था उनको सुन करके सीखा जाता था, इसलिए उन्हें वेदों को श्रुति कहा जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अब इसमें आपका प्रश्न नंबर 87 देखते हैं, 87 नंबर। देखिए, ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म हुआ था। ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म प्राचीन काल में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं क्या पूछा गया है। 88 देखें, प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बताइए कौन सा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। डी ऑप्शन आपका राइट है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इस सारे धर्मों का आपका नॉलेज वहाँ पर दिया जाता था। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न था। 88। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न था। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 89। ठीक है, प्राचीन कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र शुरू होता था। तो श्रावण मास के जो श्रावण मास होती थी उसकी पूर्णिमा से गुरुकुल में पढ़ाई शुरू होती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे श्रावण मास। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। श्रावण मास को, अच्छा ये हिंदी नाम है श्रावण मास, इसको अंग्रेजी में कौन सा बोलते हैं, जैसे जनवरी फरवरी, तो श्रावण को जनवरी फरवरी में क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 90 है। ठीक है, क्या है। प्राचीन काल में विभिन्न विषयों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था। तो देखें, तर्कशास्त्र की कसौटी पर किया जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आगे ध्यान रखेंगे, प्रश्न नंबर 91 आपका पूछा गया है। प्राचीन काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कहलाते थे, तो इन्हें आदित्य कहा जाता था। जो भी 48 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था प्राचीन काल में, उन्हें आदित्य कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। आदित्य किसका नाम है, भगवान सूर्य नारायण का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 92 तक था, नहीं, हाँ 91 तक था। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा आपका 92, यानी 92 नंबर पर से आपका शुरू होगा। जिन गुरुकुलों में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र की विशेष शिक्षा प्रदान की जाती थी, उन्हें कहा जाता था। तो उन्हें घटिका गुरुकुल कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93 है। देखें, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो उच्च शिक्षा जो प्रदान की जाती थी प्राचीन काल में, घर में परिवार में होता नहीं था, गुरुकुल में ही उच्च शिक्षा प्रदान होती थी प्राचीन काल में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 क्या है, 94 नंबर। नवधा शिक्षण विधि को सिखाया है, किसने सिखाया भैया, तो वैदांतिक शिक्षा ने सिखाया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 94 हो गया। अब 95 नंबर प्रश्न क्या है, 95 नंबर। देखें, समापवर्तन का अर्थ है, समापवर्तन का अर्थ होता है गृह वापसी। ये ऑप्शन, गुरुकुल से शिक्षा करके जब घर लौटते हैं तो उसे समापवर्तन बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अब इसमें हम लोग आगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। ठीक है, देखें, ये एक स्टेटमेंट है। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया was free from any external control like that of the state या फिर द गवर्नमेंट या एनी पार्टी पॉलिटिक्स। ये जो स्टेटमेंट है किसका है, बताइए आप सभी लोग। ये कौन सा प्रश्न था आपका, गृह वापसी, समापवर्तन, 95 नंबर प्रश्न था। अब ये 96 नंबर प्रश्न है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं गया है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैनेज करेंगे। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल डॉक्टर PN प्रभु, बहुत तेज हैं आप लोग। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, अगला स्टेटमेंट है कि द रिलेशंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, जो आपका विद्यार्थी है और जो शिक्षक है उसके बीच में जो रिश्ता है वो क्रेडिटल एंड इमीडिएट एंड कंटिन्यूड आल्सो देयर आफ्टर लाइफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका भैया, 97 नंबर प्रश्न है ये, तो इसका स्टेटमेंट है डॉक्टर PN प्रभु का। ठीक है, चले अब 98 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। देखें, इंडियन एजुकेशन इन एंशियंट एंड लेटर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर FE केई। सी ऑप्शन आपका राइट है। 98 हो गया। प्रश्न नंबर आप 99 देखेंगे क्या पूछा गया है। चलें, 99 नंबर प्रश्न है, द एंशियंट इंडियन एजुकेशन हैड मैनी अफेक्टेड एंड नीडेड सम न्यू ब्रेथ ऑफ लाइट टू क्विकली इट एंड
ट्रांसफॉर्मेट यह कथन है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है डॉक्टर F.E. का। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति व्यक्तित्व थी क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे, यह कहा। ये स्टेटमेंट किसका है 100 नंबर प्रश्न का? तो ये प्रश्न है गुन्नार मेडल का। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये हो गया 100 नंबर और ये हो गया 101। शगुन के तौर पर लग रहा है 101 प्रश्न आ गया है, कोई बात नहीं। देखें 101 नंबर प्रश्न आपका क्या है? प्राचीन, यानी शगुन की तरह आया है तो बहुत ही शानदार। अभी तक जिन्होंने क्लास लिया है प्रश्न नंबर 101 तक बहुत ही लकी हैं, बहुत ही आराम से आपका एग्जाम जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्राचीन कालीन भारत शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा संस्थाओं में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों में उत्पादन में। यह कथन है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है डॉक्टर S.N. मुखर्जी का। मुखर्जी लिखा है, मुखर्जी हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। BA BSc BCom सभी बच्चों से। और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग 3 साल ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।